जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप देख ही लिए होंगे कि मैंने 2 दिन पहले आपको एक कम्युनिटी पोस्ट की थी। उसमें मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ूंगा और तो अपने नए जोश और जुनून के साथ मैं अपना हिस्ट्री का पहला टॉपिक लेकर आ गया हूं। तो यह पहला टॉपिक मेरा हिस्ट्री का बेसिक रहेगा कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं और इतिहास का वर्गीकरण क्या है। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन देना चाहूँगा कि पास्ट इज लाइक अ वास्ट पेपर, प्रेजेंट इज लाइक अ न्यूज़पेपर एंड फ्यूचर इज लाइक अ क्वेश्चन पेपर। सो read and write carefully, otherwise your life otherwise your life will be like a tissue paper। अर्थात आपका जो पास्ट है वो एक रद्दी के समान हो चुका है, उस पर ध्यान नहीं देना है। प्रेजेंट आपका जो है वो रोज़ आने वाली न्यूज़ के समान है और आपका फ्यूचर एक क्वेश्चन पेपर के समान बंद बुक है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सतर्क होकर पढ़ो और लिखो, अन्यथा आपका जीवन एक टिश्यू पेपर के समान बनकर रह सकता है। तो इसी जोश और जुनून के साथ मैं पढ़ने जा रहा हूँ इतिहास। यानी कि हिस्ट्री अब कई लोग कहते हैं तो ये तो मेरा बीत चुका है, इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। हिस्ट्री पढ़ने से हमें यह पता लगेगा कि हमारा पुराना भारत कैसा था, विश्व का स्ट्रक्चर कैसा था और हमारे पुराने भारत के राजा महाराजा कैसे थे और उन्होंने क्या गलतियां की जो हमारे देश में मुग़ल, आक्रांता और अंग्रेज ये सब ब्रिटिशर्स आए और इन्हीं गलतियों को दोहराना ना पड़े, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को गलतियों को दोहराने ना दें, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसी के साथ में क्या पढ़ूंगा आज, सबसे पहले हिस्ट्री का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की उत्पत्ति। ठीक सॉरी, इतिहास की उत्पत्ति की बात करें तो इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहास की उत्पत्ति हिस्टोरिका नामक शब्द से हुई है। हिस्टोरिका हिस्टोरिका हिंदी में भी कहेंगे हिस्टोरिका। हिस्टोरिका एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक यह शब्द से यह एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी शब्द है। ग्रीक को हिंदी में यूनानी कहते हैं, यूनानी शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या है, हिस्टोरिका का अर्थ क्या है कि अन्वेषण करना, किसी भी चीज़ का अन्वेषण करना, यानी कि अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक। अब आप बताइए कि हिस्ट्री का ओरिजिन पॉइंट क्या है। हिस्टोरिका नामक शब्द से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक। अब ये हिस्टोरिका और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हिस्टोरिका शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति, और एक बुक है। पहले फादर ऑफ हिस्ट्री जान लो। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। इंग्लिश में भी हेरोडोटस ही कहते हैं, या फिर हेरोडोटस कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हेरोडोटस हिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं, इसका आंसर देने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया नामक बुक लिखी। ये जो हिस्टोरिया नामक बुक लिखी, यह विश्व में सबसे पहली ऐसी बुक थी जिसमें हिस्ट्री के फैक्ट लिखे हुए थे। विश्व की पहली ऐसी बुक थी फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के बारे में सबसे पहली ऐसी बुक थी जिसमें हिस्ट्री के फैक्ट लिखे हुए थे। ठीक है। अब इतना समझ आया होगा तो नोट कीजिए। मैं अब पढ़ाऊंगा कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। ये तो अर्थ बताया कि अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान, लेकिन इसको मैंने ये बताया हिस्ट्री का अर्थ क्या है। अब मैं बताऊंगा इतिहास का अर्थ क्या है। ये हिस्ट्री का हो गया। अब बताऊंगा इतिहास, कि इसका नाम इतिहास क्यों पड़ा। इतिहास जो मेरा शब्द है, इतिहास, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला है इति, दूसरा है हा, और तीसरा है आस। मतलब इसका संधि विच्छेद 2 भागों में नहीं, 3 भागों में अगर किया जाए तो इति प्लस हा प्लस आस होगा। ठीक। अब इससे समझोगे इति का मतलब क्या होता है। इति का मतलब होता है ऐसा, हा का मतलब होता है ही, आस का मतलब होता है हुआ था। यानी कि इतिहास का अर्थ यह हुआ कि ऐसा ही हुआ था या हुआ होगा। ठीक। इतना समझ आया होगा तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। फिलहाल ये सारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, लेकिन अब एक टाइप से मैं क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, काल। एंड थर्ड है
कि ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रे हिस्टोरिक पीरियड। प्रे हिस्टोरिक पीरियड एंड प्रो हिस्टोरिक पीरियड। प्रो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। ठीक, 3 पार्ट्स हो गए। अब इसका दूसरा नाम है, अथवा इसको कहते हैं पाषाण काल। हर काम यहाँ पर पत्थरों से होता था, इसलिए कहते थे पाषाण काल, यानी कि स्टोन पीरियड या स्टोन एज। स्टोन एज, ठीक, पाषाण काल। अब मैं ये समझूंगा कि ये क्या होता है, क्या होते हैं तीनों। ये जो प्राग ऐतिहासिक, प्राग से पता चलता है, प्राग से आप नोट कीजिए कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण ना हो, यानी कि इसमें लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ ये हुआ कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन शैली का विकास तो हुआ था, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लेखन शैली का विकास तो हुआ था, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, पढ़ा नहीं जा सका। इसी सभ्यता में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित हुई, जो मैं अगले लेक्चर में हो सकता है पढ़ाऊँ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ये सब विकसित हुई। वैदिक काल तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता केवल याद रखिए, इसमें विकसित हुई थी। इसकी भाषा ऐसी है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ना समझी जा सकी है। ऐतिहासिक काल, इसमें लेखन शैली तो विकसित थी, लेखन शैली का विकास हुआ और उसे पढ़कर समझा भी गया। ठीक, ये लगभग 6 ईसा पूर्व की बात है। मतलब 6 ईसा पूर्व से पहले का कोई लिखित विवरण नहीं है, और है भी तो उसको पढ़ा और समझा नहीं जा सका है। इसका क्या मतलब है? जो पढ़ा और समझा ना जा सके, उस शैली का क्या मतलब है? तो 6 ईसा पूर्व से पहले की बातें हमें कुछ खास पता नहीं है, केवल अनुमान लगाया जाता है 6 ईसा पूर्व से पहले। ठीक,
अब अगर इतना समझ आया हो तो नोट कीजिए या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं अब पढ़ाऊँगा क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री मैंने अभी जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया कि यह 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब मैं इसको विस्तार से पढ़ूंगा तीनों पार्ट। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक कहो या फिर प्राग ऐतिहासिक कहो, ऐतिहासिक काल या और आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल एंड लास्ट है ऐतिहासिक काल। ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल भी 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है पूरा पाषाण काल। पहले हम इनके बारे में तो बता ही चुका हूँ, इसलिए मैं एक एक करके समझूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको समझूंगा, मिटा दूंगा, फिर इसको समझूंगा, इसको समझूंगा। ठीक, इसलिए नोट करते जाना। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अभी हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि ये मेरा केवल इंट्रोडक्शन लेक्चर है। उसके बाद में अलग अलग इनको अच्छे से समझाऊंगा कि किस काल में क्या क्या हुआ। ठीक, नव पाषाण काल। और उसके बाद लास्ट वन ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर धातु युग, यानी कि मेटेलिक पीरियड। ठीक है। ओल्ड स्टोन एज, यार ये पेन नहीं चल रहा है। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, मिड स्टोन एज, स्टोन एज। इसका दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक एज। मैं बताऊंगा ये माइक्रोलिथिक क्यों कहा जाता है इसको। और नव पाषाण काल को न्यू स्टोन एज कहा जाता है, न्यू स्टोन एज। और ताम्र कॉपर, कॉपर एक धातु है जिसे ताम्र कहते हैं या तांबा कहते हैं। कॉपर स्टोन एज काल या फिर मेटालिक पीरियड या एज, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, इतना समझ आया होगा। अब पूरा पाषाण काल, जो मैं आपको हिस्ट्री में सन बताऊंगा, सन यानी कि जैसे 1800 कुछ भी,
वो मैं केवल उसी पर केवल एनसीईआरटी बेस होगा, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि इस बुक में ये सन लिखा है और इस बुक में वो सन। मैं केवल एनसीईआरटी लेकर चल रहा हूँ, ठीक। एनसीईआरटी के आधार पर पूरा पाषाण काल आज से लगभग 8000 BC पूर्व, 8000 BC के पहले का युग है, के पास, ठीक, इस टाइम का युग है। और पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार थे, पत्थरों के औजार थे, वो भी बड़े छोटे बड़े पत्थरों के औजार कह सकते हैं, बड़े बड़े, ठीक। मकानों का ज्ञान नहीं था, मकान का ज्ञान नहीं था। जंगलों में रहते थे, जंगलों में गुफाएं, जंगलों में गुफाएं बनाकर रहते थे, ठीक। और बड़े बड़े पत्थर, और इनका कार्य क्या करते थे, खाना पीना कैसे खाते थे, तो शिकार करके, कच्चा ही खाना खाते थे, शिकार करके, आखेट जिसे कहते हैं, शिकार करके करना इनका कार्य था, इसको आखेट कहते हैं, आखेट, ठीक। और अब बात करें अगर मध्य पाषाण काल की, तो ये समथिंग में था 8000 के, और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ, ठीक, ये मैंने पढ़ा दिया, जो जो पढ़ाता जाऊंगा उसको मिटाता जाऊंगा ताकि हमें स्पेस मिलता रहे। मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 BC। अब मैं आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं उठा होगा क्या कि हम जब किसी का जन्म मृत्यु पढ़ता हूँ, तो जैसे मेरा जन्म 2004 में हुआ और मृत्यु पता नहीं कब हो, मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाता है, ये ईस्वी है, या फिर इसको DC कहते हैं और AD कहते हैं, AD, और ये तो ज़्यादा से कम में जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाता है क्या कि ये ऐसे क्यों हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लिया हमारी पृथ्वी लगभग 8000 वर्ष, हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 8000 ईसा पूर्व में हुआ था, इसको ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक। 8000 के समथिंग में हुआ था। तो अगर हम आज से सोचें कि तब कितना होगा, तो कहेंगे, मतलब इधर की ओर हम अपनी साइड बढ़ रहे हैं, तो 8000 के बाद आज से पहले 8000 वर्ष पहले पूरा पाषाण काल था। हम अपने आज से कंपेयर करेंगे, 8000 साल पहले पूरा पाषाण काल था, और 4000 वर्ष पहले मध्य पाषाण काल हुआ होगा। तो यानी कि मैं आज से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा हुआ कि ये ज़्यादा हुआ, तो मैं कहूँगा ये ज़्यादा वर्ष पुराना है और ये कम वर्ष, तो ज़्यादा वर्ष पुराना ज़्यादा हो गया, इसलिए ज़्यादा से कम में जाएंगे हिस्ट्री में। अभी जब तक कि मेरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती, ये प्राचीन हिस्ट्री है, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, इसमें BC में चलता है टाइम, ठीक। इतना अगर समझ आया होगा, तो मैंने बताया कि इसका विकास 8000
से 4000 BC, मतलब आज से 8000 वर्ष पहले से शुरू हुआ था, और आज से मध्यपाषाण काल आज से 8000 साल पहले शुरू हुआ था और आज से 4000 साल पहले तक चला। और मध्यपाषाण काल में जो औजार थे पत्थरों के ही यूज करते थे, लेकिन ये औजार छोटे हो गए। पत्थरों के छोटे औजारों का प्रयोग, ठीक, छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। और चूंकि इसमें छोटे औजारों का प्रयोग किया तो यहाँ से निकल के आता है, मैंने एक शब्द लिखा था माइक्रोलिथिक एज। इसको माइक्रोलिथिक एज इसीलिए कहते हैं। माइक्रो एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा। एज कंपेयर टू माइक्रो, बड़ा। तो यहाँ पर छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसको इसीलिए कहते हैं। और लिथिक मतलब होता है स्टोन, पत्थर, तो इसीलिए इसको कहा गया माइक्रोलिथिक एज। ठीक, इतना समझ आया होगा तो नोट करो। अब मैं बताऊंगा नवपाषाण काल, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा गहराई में नहीं घुस रहा हूँ, तब भी इतना ज़्यादा हो जा रहा है, काफ़ी लंबा लेक्चर बन सकता है ये। अब नवपाषाण काल 4000 वर्ष तक पहले चला, तो 4000 से ये 250 वर्ष, मतलब 2500 BC तक चला। यानी कि आज से नवपाषाण काल कब से कब तक चला, तो आप कैसे बोलोगे अपनी भाषा में? आज से 4000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज से 2500 वर्ष तक चला। ठीक, इसलिए इसको उल्टा लिखते हैं। ठीक, और इसमें औजार जो थे वो नुकीले औजारों का प्रयोग करना सीख गया। आग पहिए की खोज इसी काल में हुई थी। ठीक, पहिए की खोज और आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक, पहिए की खोज। ठीक, और पहिए की खोज और मकानों में रहने लगे। मैंने इससे पहले बताया कि इनको मकानों का ज्ञान नहीं था, केवल गुफाओं में रहते थे ये लोग। और नवपाषाण काल में ये सो इन्हें ठंडी लगी पहले नवपाषाण काल में ठंडी लगी तो इन्हें मकानों का ज्ञान हो गया, मकानों में रहने लगे मानव। ठीक, मनुष्य लोग जो थे आदि मानव वो हाँ मकानों में रहने लगे। अब बात आती है ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल भी कितने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में, 1, 2 और 3। एक है ताम्रपाषाण काल। ताम्र मतलब धातु युग, धातुओं का युग है ये। एक है इसमें ताम्र पाषाण, इसको चूंकि तांबे का मेनली इसमें आविष्कार हुआ था इसलिए ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, लेकिन कई धातुओं का इनके साथ आविष्कार हुआ था इसलिए इसको धातु युग कहते हैं। मेनली मैं कह रहा हूँ कि धातु युग को क्लासिफाई किया गया है, ना कि ताम्रपाषाण काल को। धातु युग को पहला
ताम्रपाषाण काल है, दूसरा है कांस्य काल, कांस्य, और तीसरा है लौह युगीन, लौह युगीन। ठीक है। अब ठीक है, अगर ठीक है तो इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ताम्र, ताम्र का मतलब है कापर, कापर या फिर तांबा। इसी युग में तांबे का आविष्कार हुआ था, तांबे का आविष्कार। अरे यार बॉम्बे लिख दिया, तांबे, तांबे का आविष्कार, बस इसमें इतना याद रखना है, आविष्कार हुआ था। ठीक, यानी कि कॉपर का। इसमें कांसा, कांसा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, कांसा का आविष्कार। और इस लौह युगीन यानी कि मनुष्य लोहे के बारे में जान गया था, लोहे का ज्ञान हुआ। ठीक, अब इतना समझ आया होगा। अब मैं पढ़ूंगा, हमारा ये प्राग ऐतिहासिक काल का द एंड हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल मैंने पढ़ लिया, अब पढ़ूंगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें मैंने बताया कि 2500 वर्ष तक ये चला। इसको मैं लिखे दे रहा हूँ 8000 से 2500 BC, मतलब आज से 8000। प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक चला कि आज से 8000 साल पहले शुरू हुआ और आज से 2500 साल पहले तक चला। ठीक, और आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आज से 2500 साल पहले शुरू हुआ और 1750 के समथिंग, समथिंग क्या है एनसीईआरटी में यही लिखा है। मैं केवल एनसीईआरटी लेकर चलता हूँ, बाकी बुक में जो लिखा हो आप उसको लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनसीईआरटी को ही आधार मानकर एसएससी कॉपी चेक करता है, एसएससी वाले। ठीक, ये इतने से इतने तक चला। ठीक, इस युग में क्या क्या हुआ? इस युग में सिंधु, मैंने आपको पीछे बताया है कि इसमें भाषा का तो विकास हुआ था, लेकिन आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको पढ़ सका हो। यानी कि ऐसी भाषा का विकास हुआ था इसमें जिसे आज तक ना पढ़ा जा सका और ना ही समझा जा सका है। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इस विकास हुआ होगा। सिंधु, क्योंकि उसमें भी ऐसी भाषा शैली का विकास हुआ। भाषा है जो पढ़ी नहीं जा सकी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों इसका नाम पड़ा? सिंधु नदी के तट पर कुछ लोग पुराने ज़माने में क्या हमेशा नदियों के किनारे ही कॉलोनी बसती थी। कॉलोनी यानी कि कोई परिवार गया और उसको हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ऐसी जगह शमशान में रहने लगेंगे जहाँ से नदी बहुत दूर होगी, तो वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आदिमानव ने जितनी भी बस्तियाँ विकसित हुई, सारी बस्तियाँ किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई। तो उसी प्रकार यह सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। नदी के किनारे। ठीक,
सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल एक फर्स्ट है, इसी काल में वैदिक काल आता है। इसी काल के अंदर वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता, अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो यह दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक की बात करें तो ऋग्वैदिक काल आज से 1500 वर्ष पहले से आज से 1000 वर्ष तक चला। हमेशा आज से कंपेयर करना, हिस्ट्री के जो भी सन, जिस सन के बाद BC लिखा हो, ठीक। और उत्तर वैदिक काल आज से 1000 वर्ष पहले शुरू हुआ और आज से 600 वर्ष पहले तक चला, ठीक। ये हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में भी जानकारी रखता है थोड़ी बहुत। और इसमें 4 वेदों का विकास हुआ। 4 वेद कौन कौन से हैं? वेद बने वैदिक काल, इसको वैदिक काल ऋग्वैदिक काल यानी वेदों का विकास हुआ। तो कौन कौन से वेद हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक। हमारा सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4, ठीक। कितना समझ आया होगा। और इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में भी ग्रंथ लिखे गए कई सारे, उनमें से प्रमुख क्या है? महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ भी है। रामायण, महाभारत, रामायण और पुराण, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, ठीक। अब हम अगर बात करें तो इतना बेसिक कंप्लीट हो गया होगा हमें लगता है इतिहास का। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पढ़ाऊंगा। इतना ये सब नोट करो और रिवीजन करो। इसमें से बहुत कम ही पेपर में आएगा। यह केवल मेरा बेसिक था, यानी कि यह तो अभी ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मुस्कुराना है।